रविंद्र सचदेव, यहाँ पर मैं जॉर्ज ऑरवेल, आजकल पिछले 1-2 महीने से बड़ा वो हमारे विमर्श में जॉर्ज ऑरवेल की चर्चा बड़ी हो रही है। वो जयंत चौधरी ने जो मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे मुजफ्फरनगर में, पुलिसिंग द जॉर्ज ऑरवेलियन 1984, वो भी कहा था। तो जॉर्ज ऑरवेल की एक कहावत है, एक कहावत क्या, जो उन्होंने बोला था, उसे मैं कोट करना चाहूँगा, एंड आई कोट: all the war propaganda, all the screaming and lies and hatred comes invariably from people who are not fighting. ये वॉर मॉन्गरिंग, व्हाट्सएप वॉरियर की भी तादाद बहुत है, बहुत से लोग, और ये प्रीडोमिनेंट देश में एक जज्बा है, फोड़ डालो, तोड़ डालो, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दो, खत्म कर दो सब कुछ। ये वॉर मॉन्गरिंग भी हो रही है। यही इलाज है या उससे बेहतर विकल्प भी है? आज की तारीख में, आज के युग में वॉर ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या ये एक हकीकत है जिसे हमें समझना होगा, या ऐसा कुछ नहीं है? ये सब कुछ है और इसके बीच में सब कुछ है। मैं 3-4 पॉइंट्स क्लियर शुरू से रखता हूं। पहली बात, ये हुआ क्या, ये जो हुआ, मेरे विचार से ये आतंक है। ये आतंक के अलावा ये भारत के ऊपर एक इकोनॉमिक हिट है। देखिए, इस समय ट्रंप की टैरिफ रेजीम में पूरी दुनिया में ट्रेड उथल पुथल हो रहा है। कंपनियों को चाइना से रीलोकेट करना पड़ रहा है। कहाँ जा रही हैं? चांस बन रहा है कुछ का इंडिया में भी आने का। ऐसे वक्त में ऐसा माहौल पैदा करके इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे अटैक है ये। और इसके साथ या पीछे अगर माने तो मतलब फ़ायदा तो चाइना को भी है। अगर ऐसा होता है कि इंडिया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं बनता जाता इकोनॉमी का, तो ये एक बहुत अहम मेरे ख्याल से कारणों में देखा जाना चाहिए इस अटैक का। नाउ हाउ, इलाज क्या है, जो अभी आपने बात करी ऑल्सो, मेरे ख्याल से सबसे पहला नंबर इस इलाज में तो है कि हमें अपने देश में यूनिटी रखनी चाहिए। हमें अपने, देखिए, आतंक का मकसद होता है आपको बांटना, आपस में ही ब्लड शेड करवाना, मरवाना, हेटरेट पैदा करना। हमें अपने देश के अंदर यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए। तो यहाँ पर प्राइम तो मिनिस्टर ने भी आज मन की बात में सबसे वरिष्ठ सांसद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश में गृह युद्ध करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध करा रहा है। सांसद भी ऐसे बयान दे रहे हैं। संदीप जी, श्योर, जो भी फेयर ना, बट मैं पॉइंट कह रहा हूँ वो हो रहा है, हम देख रहे हैं, बट स्टिल फिर भी हमें नोबल आइडियाज को ऊपर रखना चाहिए, यूनिटी। नाउ सेकंड, एफएटीएफ की बात हो रही थी, मैं एग्री करता हूँ कि एफएटीएफ से कुछ इम्पैक्ट होगा, बट पता है क्या, एफएटीएफ से जरूरी नहीं भी है कि ज़्यादा इम्पैक्ट हो। बीच में क्या 5-6 साल पाकिस्तान एफएटीएफ में था, दुबई, अब अरब एमिरेट्स 1 साल एफएटीएफ में रहा, टर्की ये भी 2 साल एफएटीएफ से निकला है, राइट। तो एफएटीएफ डेफिनेटली हैम्पर करता है। ग्रे लिस्ट पे जो होते हैं, अगर ब्लैक लिस्ट हो जाए तब तो यस, ब्लॉक हो गया, राइट। पर एफएटीएफ से भी ज्यादा और इक्वली आई थिंक इंपॉर्टेंट है, अगेन पैसे की ट्रेल देखना, तो आईएमएफ को पकड़े ना हम आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्यों नहीं इंडिया कहती कि आईएमएफ अपनी लोन्स पे कंडीशन लगाए? यस, हमें वहां पर भी ऑपोजिशन मिलेगी क्योंकि आईएमएफ में चाइना नंबर 2 वोटिंग शेयर रखता है, आई थिंक नंबर 3 नहीं, चाइना के अलावा क्या रूस हमारे साथ जैसे सालों से, दशकों से खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा, या रूस की वो थोड़ा सा झुकाव अब पाकिस्तान की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? क्या हम उसे बिल्कुल निगेट कर सकते हैं, या अब कुछ संशय की स्थिति पैदा हो गई है? हाँ, ये क्विकली मैं मैं क्विकली करता हूं। रूस एक्सपेक्ट कर लीजिए हमारे साथ ही रहेगा। नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल की हम क्या, ये वो अभी जैसे बात हो रही थी, मेरे ख्याल से हमें इंटरनेशनल कोएलिशंस बनानी पड़ेंगी। एक बहुत अहम रीजन है और हम बनाएंगे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ते ये न्यूक्लियर या ये इंटेंस स्पायरल हो गया तो आपको बैक कम्युनिकेशन चैनल्स चाहिए होंगी और होती हैं, जो कि किसी ना किसी कंट्री के माध्यम से करी जाएंगी, तो वो हमें चाहिए होगा, क्योंकि किसी भी युद्ध का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा, वो तो फेल्ड स्टेट है, वो तो बर्बाद है, पर उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी हाँ सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब लास्टली कमिंग टू वाटर्स, मैं दिन भर से, पिछले कुछ दिनों से, आई वाज आल्सो ग्रैपलिंग विद दिस। मेरे विचार से हमें एक टारगेट बनाना चाहिए 30 by 30।
यानी कि 30% हम देखिए, सारी बूंद रोक देंगे, इम्पॉसिबल है। इंजीनियरिंग पैसा इतना व्यर्थ बना ही नहीं सकते आप, पूरी दुनिया भर के ट्रिलियंस डॉलर लगा लो, जगहें ऐसी है वहां पे, राइट। तो लेट्स से वी एम फॉर अ नेशनल मिशन 30 by 30, दैट इज 30% ऑफ द वाटर जो भी पाकिस्तान को जा रहा है फिलहाल, उसको हम बाय 2030 डाइवर्ट करें, यूज करें, या जैसे भी हम स्टोर करें। बट उसके बहुत और इंजीनियरिंग चैलेंजेस है, आपके कोलीग जो बैठे बता रहे थे। बट स्टिल ये जगुलर वेन है पाकिस्तान की, पर ये इंस्टेंट अभी हमारे पास नहीं है। इस शाही रग को हमें तैयार करना पड़ेगा, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के भी काम आएगी। तो हमें एक नेशनल मिशन बनाना चाहिए, 30% by 30 एंड 47 तक 47% ब्लॉक कर दिया हमने इनका, आधा पानी। ये है हमारी पावर बनेगी, बट उसके लिए बहुत पैसा, बहुत इंजीनियरिंग, बहुत पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए। तो मतलब, और ये हमें किसी भी आतंकवादी हमले का, घटना का मोहताज नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो 2016 में जैसे कहा गया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो उन चीज़ों में वो कंटिन्यूटी रखनी होगी। जो बात कही गई है उसको ज़मीन पर उतारना भी होगा। एक छोटा सा कॉमन, जनरल शंकर प्रसाद आपसे और चाहूँगा, देखिए पीओके की बात मैं और लेकर आना चाहूँगा। हम अबेयंस में रख रहे हैं सिंधु जल संधि को, पाकिस्तान शिमला समझौते को खारिज करने की बात कर रहा है। तुम खारिज कर रहे हो भाई शिमला समझौते को, तो हम एलओसी को क्यों माने? पीओके तो हमारा है, वो तो हम कहते हैं, वो तो हमारा हिस्सा है। तो घुस के पीओके में हम इनके आतंकवादी अड्डों को निशाना क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? अरे बात सुनिए, आपका सवाल जो है पूरे 1 घंटे का, ये क्या वॉर शुरू हो गई है? मेरा मानना है संदीप जी, वॉर शुरू हो चुकी है। भारत की सेनाएं अपना कार्य कर रही हैं, आर्मी अपना कार्य कर रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और कई जगह जो ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, लेकिन ये अवश्य मालूम है कि कार्रवाई आर्मी कर रही है। एयरफोर्स का आपने नमूना देख लिया, हमारे जहाज हवा में उड़ रहे हैं, फाइटर्स उड़ रहे हैं, उस और नेवल का भी आपने देखा किस तरह के। तो एक तरीका होता है दुश्मन को डराने का, फियर इन द एनिमी। और फियर की तो इस वक्त ये हालत हो गई, जैसे दीपक साहब कह रहे थे, शायद उनके आर्मी चीफ का तो पता ही नहीं वो है कहाँ। तो आर्म्ड फोर्सेज आर ऑलरेडी एट वॉर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। डिप्लोमेसी इज ऑलरेडी एट वॉर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इंटेलिजेंस एजेंसीज, कोवर्ट एजेंसीज आर ऑलरेडी एट वॉर। ये मौका भी मिला है कि मालूम पीओके आपको, हमें थोड़ी पता लगेगा। बहुत सारा हिस्सा हम अपने वापस कब्जे में क्यों नहीं ले लेते? वो कह रहे हैं ना, गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि शिमला समझौते को हम नजरअंदाज करते हैं, तो ठीक है, फिर एलओसी को हम नहीं मानते। अरे भैया तो होगा, आप देखिएगा ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान, वो तो खुद ब खुद हमारे पास आएगा। आप देखते तो रहिए, जरा जल्दी मत कीजिए, इसमें बड़ी गंभीर बात होती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। से हालात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाए, वो तो खुद आना चाहता है, वो तो खुद आना चाह रहा है। नहीं जनरल साहब, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, ये सरकार का अख्तियार होता है। हमारे लिए, हमारी देश की आत्मा पर चोट करने का दुस्साहस किया है पाकिस्तान ने। 26 हमने अपने खोए हैं, तो जवाब तो दिया जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। उड़ी के बाद 10 दिन लगे थे, पुलवामा के बाद 12 दिन लगे थे, अभी 5 दिन हुए हैं। जो वक्त, जो जगह तय करनी है वो सरकार तय करेगी, लेकिन राजनीति नहीं, काइट फ्लाइंग नहीं होनी चाहिए, गुब्बारे ना छोड़ें। जो हम वादा कर रहे हैं उसको ज़मीन पर भी उतारें, और आगे की तैयारी भी बिल्कुल ना छोड़ें। क्या हम ये करेंगे, इस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।